फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले आता है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा बनाया गया कि ये फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए हर कर्मचारी वर्ग के लिए, या इस बार एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो अलग अलग लेवल हैं सबके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे? नमस्कार साथियों 12 तारीख को जो भारत बंद हुआ उसका दोस्तों असर देश में देखने को मिला और उस असर की वजह से केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई और तमाम मांगे मांगने के लिए तैयार हो गई। अब दोस्तों नया फिटमेंट फैक्टर निकल के आया है, सरकार कितना फिटमेंट देने के लिए तैयार हो गई है। और फैमिली यूनिट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फैमिली यूनिट अब सरकार कितना करने जा रही है। और यहाँ सबसे बड़ी मांग थी पेरेंट्स को जोड़ने की, उस मांग पर भी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सरकार फिटमेंट फैक्टर जारी करेगी और क्या क्या कर्मचारियों की मांगें वो पूरी की जाएंगी। पहली बार भारत की रीढ़ की हड्डी, भारत का दिल, भारत की हार्ट बीट, यानी ये जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो सभी भारत बंद का समर्थन कर रहे थे, जिस पर दोस्तों सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार अब मांगे मांगने के लिए तैयार है। आखिर वो कौन कौन सी मांगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए द फाइनेंशियल हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सरकार खुद 10-10 पेंशन ले लेगी, विधायकों को, सांसदों को 10-10 20-20 पेंशन दे देगी। एक बार विधायक बना 1 पेंशन, दूसरी बार विधायक बना 2 पेंशन, तीसरी बार विधायक 3 पेंशन, चौथी बार विधायक 4 पेंशन, पांचवी बार विधायक 5 पेंशन, और सांसद बनेगा तो 6वीं पेंशन, फिर से सांसद 7वीं पेंशन, मंत्री बनेगा तो 8वीं पेंशन, और मंत्री बनेगा तो 9वीं पेंशन। यानी इनके एमएलसी से लेके मंत्री तक इनकी पेंशनें बढ़ती रहती है। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है, पेंशनर की बात आती है, तो इनके पास पैसा नहीं होता है। जो फैमिली यूनिट है वो दोस्तों कितना रखेगी, क्योंकि काफ़ी समय से मांग हो रही है कि माता पिता को भी जोड़ा जाए, कि फैमिली यूनिट में दोस्तों माता पिता को नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया, कितना बनेगा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिएगा किस तरीके से सरकार ने काउंट किया है। यहाँ पर मैं आपको काउंटिंग बता दूँ। अभी जो फैमिली यूनिट चल रही है मैं वो आपको बताऊंगा, और प्रपोज्ड है यानी 8th CPC में सरकार कितनी फैमिली यूनिट लेगी। यानी फैमिली यूनिट ज़्यादा लेगी तो आपके ऊपर बोझ कम पड़ेगा और आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। सीधी सी बात है, सरकार आपको पैसा देगी, आपका माता पिता का जो भी खर्चा हो रहा है, खाने पीने से रह के रहने तक का, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ गवर्नमेंट आपको देगी। देखिएगा दोस्तों, अभी क्या सेल्फ में जैसे एक आप हो गई, आप सेल्फ हो गए नौकरी में, और यहाँ पर स्पोसेज में हो गया 0.8 है दोस्तों। और चिल्ड्रन दो माने गए, और सरकार ने जो दिया है वो कितना दिया, 0.6। तो यहाँ पर 2 बच्चे तो मल्टीप्लाई 2 को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा 1.2। तो 1.2 दोस्तों ये दिया जा रहा है। और अगर हम इनको जोड़ लें तो कितना है, 1 + 0.8 + 1.2, तो यहाँ पर आ रहा है 3। तो सरकार अभी आपको ये पैसा दे रही है, इतने लोगों को वो मान के चल रही है। और यहाँ पर देखते हैं प्रपोज्ड फैमिली यूनिट क्या होगी आने वाले समय 8th CPC में। तो देखिएगा यहाँ पर सेल्फ 1 है, स्पोसेज वही रहेगा 0.8। उसके बाद है बच्चों का दोस्तों, बच्चों का रहेगा 0.6 × 2। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, कितना हो गया, 1.2, ठीक है। अब पेरेंट्स में माता पिता का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे स्पोसेज में यानी आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो यहाँ 0.8 है, तो 0.8 × 2, तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ पर आ रहा है 1.6। तो यहाँ पर देखिएगा 1 + 0.8 + 1.6 + 1.6 बराबर 4.6। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आ गया 4.6। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो फैमिली यूनिट से ही तय होता है। 7th पे में जो बेसिक पे है लेवल 1 का 1800 ग्रेड पे का, वो 18,000 रुपये रखा गया था। लेवल 1 का 18,000, वो किसके बेस पे रखा गया था, फैमिली यूनिट के बेस पे। तो अब जो फिटमेंट फैक्टर तय होगा वो फैमिली यूनिट बेस पे ही तय होगा, आप ये समझ लीजिए। 7th CPC में जो फिटमेंट फैक्टर आपके 2.5 गुना से ऊपर है,
वो सिर्फ फैमिली यूनिट की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर अभी 3 यहाँ पर आएगा 4.6, आपका ये रहेगा 4.6। अब देखिएगा दोस्तों फैमिली यूनिट कैसे और फिटमेंट फैक्टर कैसे अब निकलेगा। अब हम इस पे बात करेंगे, फैमिली यूनिट से फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, इस पे बात करेंगे। दोस्तों 8th CPC के अनुसार, 8th CPC के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो 8th CPC की यहाँ पे आएगी फैमिली यूनिट, 3 यूनिट आपकी वो हो गई ये वाली, ठीक है, ये 7th पे में थी 3 यूनिट, अब ये आएंगे आपके 4.6। तो यहाँ पर दोस्तों 3 यूनिट है, जो बेसिक पे था वो था 18,000 रुपये। कितना? 18,000 रुपये, 18,000। हम इसमें भाग मारेंगे दोस्तों 3 का, क्योंकि 3 है। हाँ 1 मिनट बस, 3 का हम इसमें भाग मारेंगे। तो यहाँ पर एक फैमिली यूनिट जो निकल के आ रही है, क्योंकि बेसिक पे 18,000 मैं पहले बता देता हूँ, तो 3 मेंबर को इन्होंने एक का 6,000 रुपये रखा है। तो यहाँ पर 3 हो गए तो कितना हो गया? 18,000। तो यहाँ पर एक मेंबर का हो गया 6,000 रुपये, 6,000 रुपये हो गए। अब दोस्तों ये इसमें माता पिता और जोड़ लिए जाएंगे, तो आपका क्या रहेगा? 4.6। तो 4.6 यूनिट, ठीक है। तो यहां पर हो गया 6,000 गुणा 4.6, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 27,600, 27,600। यानी 8th CPC में अगर होगा तो ये फिटमेंट फैक्टर आपका, सॉरी फैमिली यूनिट है वो 27,600 रहेगी, 27,600, यानी कि 18,000 से सीधे 27,600 रहेगी। अब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर देखिएगा किस तरीके से काम करेगा। मिनिमम आप मान के चलिएगा, अगर सरकार मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखती है, आप एक और से मान के चलेगा 1.92 रखती है फिटमेंट फैक्टर मिनिमम। यहाँ पर देखिएगा मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना? 1.92, ठीक है साथियों। तो 1.92 और फैमिली यूनिट है आपकी 3 वाला, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर भाग 3, यहाँ पर रहेगा भाग 3 हम करेंगे। तो यहाँ पर जो फैमिली यूनिट निकल के आएगी 0.64, एक की, यानी एक की निकल के आई है 0.64। अब यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की हम बात करें FF, तो 0.64 और मल्टीप्लाई क्या है आपका? 4.6 यूनिट, 4.6। तो इसका दोस्तों निकल के आ रहा है 2.94। तो यहाँ पर 2.94 फिटमेंट फैक्टर निकल के आ गया है, यानी कि सरकार को इतना फिटमेंट फैक्टर 8th CPC में, 8th पे कमीशन में देना ही देना पड़ेगा। इतना फिटमेंट फैक्टर आप 2.94 मान लीजिए। ये दोस्तों जो मैं पहले बता रहा हूँ, जो 18,000 आपका बेसिक पे मिलता है 7th पे कमीशन में, वो इसी फैमिली यूनिट को देख के मिलता है, क्योंकि सरकार अब मान गई है आपके माता पिता को भी जोड़ने के लिए। तो अब जो फिटमेंट फैक्टर वो रहेगा 2.94 गुना, तो आपका बेसिक पे 18,000 मल्टीप्लाई 2.94 आप कर लीजिए, आपका बेसिक पे इतना ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों एक कैलकुलेशन मैंने करी है और सरकार इतना रखेगी। अब दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, आजकल फिटमेंट फैक्टर 8th CPC के जो फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो फ्रॉड का भी मैं आपको बता दूं, फ्रॉड से बचिएगा। किसी भी तरीके का कोई लिंक हो या कुछ भी हो, उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। किसी भी तरीके की कोई भी फाइल आए आपको पास कि 8th CPC में ये हो गया वो हो गया, आपको फ़ायदा हो गया, तो बिल्कुल लिंक में मत जाइएगा, मत खोलिएगा, इसमें फ्रॉड हो सकता है। देखिएगा ठगी स्वरूप 20 कर्मचारियों के मोबाइल हैक, तो यहाँ पर जो लिंक भेजते हैं उसमें APK फाइल अटैच रहती है, APK फाइल से ठगी का एक और मामला यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिया है, किसी भी तरीके से कुछ भी मत कीजिएगा। अब 8th पे कमीशन से जुड़ी जानकारी देने का साझा देकर आपके मोबाइल में APK फाइल भेज रहे हैं, और जैसे ही लोग फाइल डाउनलोड करते हैं उसे खोलते हैं मोबाइल हैक हो जाता है और आपके खाते से पैसा निकल जाता है। तो क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दतोड़िया ने बताया, शहर में इस तरीके से 20 से ज़्यादा शासकीय कर्मचारियों के मोबाइल हैक किए गए हैं। तो यहाँ पर समय रहते हुए मामला पकड़ में आ गया, इसलिए कर्मचारी के खाते से पैसा नहीं निकाला जा सका है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल शांत रहिएगा और
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर साफ साफ दे रहे कि व्हाट्सएप के जरिए आपके पास आता रहेगा 8वां वेतन आयोग की अपडेट क्या है, सैलरी बढ़ोतरी की सूची क्या है, जैसे मैसेज आते हैं तो इनसे दूर रहिएगा। तो फिलहाल साथियों, ये जो कैलकुलेशन थी मैंने आपको बता दी, और आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या लग रहा है कि सरकार समय पे 8th पे कमीशन लागू करेगी, और जो कोरोना काल का जो सरकार ने 18 महीने का डीए नहीं दिया है कर्मचारियों पेंशनरों को, क्या सरकार उसको देने के लिए राजी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। से फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले आता है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा बनाया गया कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए हर कर्मचारी वर्ग के लिए, या इस बार एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो अलग अलग लेवल है सबके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे? नहीं अंकित भाई, देखिए ये विषय जो है वो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप हम लोगों से एक दोबारा जब बातचीत करें जी, तो उसके लिए रखें। श्योर मैं कुछ चीज़ों में बंधा हुआ हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ जी सर। मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ, और हम लोग इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करें। जी, समझेंगे? जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर हर संगठन की, हर व्यक्ति की अपनी राय है, बिल्कुल। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक कॉमन मेमोरेंडम ले करके भारत सरकार के सामने बिल्कुल जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसमें अभी हमारी भले ही कोई राय है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरी राय नहीं है, लेकिन मैं उस राय को प्रकट नहीं करूँगा। नहीं समझ सकता हूँ। उस पर जब एक यूनानिमिटी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर आप पहले व्यक्ति होंगे जिनको बुला करके मैं कहूँगा कि ये हो गया है, या अपने तमाम साथियों के साथ में फिर इससे वार्ता भी करूँगा। और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सारे वहाँ पे लोग रहेंगे, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर सकेंगे, उनकी बात भी समझ सकेंगे। नहीं बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा भाई कि हमारा स्टाफ साइड जो है वो सारे लोग वहाँ पर रहें। जी, एक्चुअली सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चर्चा और बहुत सारा कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इसी बात को है कि फिटमेंट फैक्टर 2.8 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 3.6 होगा। ये बिल्कुल सही बात, बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है ये, और हर कर्मचारी भी इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई क्या चल रहा है इसमें। तो ये सही भी है। तो सर जो मेमोरेंडम आप देंगे अभी पेश करेंगे जाके वहाँ पर, उसमें कोई ऐसे बड़े फैक्टर जो बदलाव जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं जो आपकी तरफ से कि ये बदलाव इस बार होने चाहिए? कि अब की बार में जो मेमोरेंडम पर हमारे स्टाफ साइड के लोगों की राय है वो ये है कि ये जो खास तौर पर जो बास्केट है जो इन्फ्लेशन के लिए या प्राइस इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होती है, डिसाइड करने के लिए होती है, और जो फिटमेंट और मिनिमम वेज के लिए भी इस्तेमाल होती है, उस बास्केट को में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये इस पर करीब करीब यूनानिमिटी है कि भाई अब आज के ज़माने में ब्रांडेड कपड़े से नीचे बच्चे पहनना नहीं चाहते जी, बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते। तो हमें अपने पहनावे के बारे में साफ तौर पे उनके सामने बात रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि दाल चावल और सब्जी खा लीजिए और काम चलेगा जी। अभी यह है कि हर बच्चा जो है वो घर में बढ़िया खाना बना रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं खराब बना रहता है, फिर भी जो है बाजार से जोमेटो उनको ऑर्डर दे करके और मंगवा लेता है कुछ न कुछ। और ये हर घर की कहानी, हर घर बिल्कुल। तो सवाल ये है कि उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहीं ना कहीं तो मीट करना पड़ेगा ना। जो रहन सहन, जो एक तरीके से हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, पहले जमाने में टाइप 1 के मकान में लोग रह लेते थे, टाइप 2 के मकान में रह लेते थे, चारपाई जो है उससे काम चल जाता था। अब कोई भी बेड के अलावा काम नहीं चलता। कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एसी ना मिले, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आपको फ्रिज नहीं मिले। तो ये जो चीजें बदली हैं, जो टोटल परिवेश बदला है, तो अगर हम उसके बदले हुए परिवेश के हिसाब से डिमांड नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा जो मेमोरेंडम है वो उसमें पूरा परिवर्तन होने वाला है, और सरकार के सामने जो डिमांड जाने वाली है वो पूरे तथ्यपरक होगी। सरकार उससे मना नहीं कर पाएगी। अब वो सरकार क्या उस पर नीतिगत निर्णय लेती है वो अलग का सवाल है, लेकिन हम लोग कोई ऐसी भी चीज़ नहीं रखेंगे
जिसको कि हम प्रूव ना कर पाए। हमने बिल्कुल तय कर लिया है, हम वही सवाल वही चीज़ें लेकर के जाएंगे जिनको कि हम सरकार के सामने या पे कमीशन के सामने इस बात को प्रूव कर सकें कि जो हम कह रहे हैं वो तथ्य